जैसे कि अपनी ये लेक्चर्स की सीरीज चलती हुई आ रही है, तो इससे पहले हम 6 लेक्चर कर चुके हैं, आई थिंक 7 लेक्चर कर चुके हैं। तो इन सब लेक्चर्स में से एक एक लेक्चर आपके बीएससी के मैकेनिक्स की बुक से रिलेटेड ये प्लेलिस्ट बनती हुई आ रही है। तो देखिए, हमने पढ़ा था लास्ट में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ा था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, x डैश बराबर अल्फा x माइनस वी टी और y डैश इज इक्वल टू वाई, z डैश इज इक्वल टू z और t डैश इज इक्वल टू अल्फा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो हमने ये इक्वेशंस पढ़ी थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो y डैश इज इक्वल टू वाई और z डैश इज इक्वल टू z, तो ये तो था। क्यों? ये इसलिए आया था क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जब हमने दो निर्देश तंत्रों को देखा था, तो उसके अंदर y और z समांतर गति कर रहे थे, एक दूसरे के पैरेलल गति कर रहे थे। तो लेकिन x निर्देश तंत्र x अक्ष क्या कर रहा था? सॉरी, निर्देश तंत्र नहीं, x अक्ष प्लस x दिशा में मूव कर रहा था। इसलिए चेंज किस में आया? x में। और यहीं से हमने t का, और वहीं से हमने पढ़ा था कि समय भी क्या होता है? STR के अंदर सापेक्ष होता है। तो वहीं से समय का कंसेप्ट भी हमारे पास आया। तो ठीक इसी प्रकार हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम डायलेशन। आज का जो टॉपिक है, वीडियो है, वो है टाइम डायलेशन। काल वृद्धि। तो देखिए, काल वृद्धि क्या होती है? जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि किसी भी एक निर्देश तंत्र S के अंदर किसी छड़ की या फिर किसी पिंड की, निकाय की, सिस्टम की लेंथ मेजर की जाती है, तो उसके सापेक्ष गति करने वाले सभी निर्देश तंत्रों में उसकी लंबाई अलग प्रेक्षित होती है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला भी निकाला था, L इज इक्वल टू एल नोट अल्फा। तो L इज इक्वल टू एल नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से निकाला था। तो ये जो एल नोट थे, ये एल नोट प्रॉपर लेंथ कहलाती थी उसके अंदर, प्रॉपर लेंथ। और ये जो एल है, ये उसकी मेजर लेंथ कहलाती थी, मेजर्ड लेंथ। जो प्रॉपर लेंथ एल नोट होती थी, वो तो उसकी एक्चुअल लेंथ होती ही छड़ की। क्या होती थी? एक्चुअल लेंथ, यानी उसकी फिक्स लेंथ कितनी है एस निर्देश तंत्र के अंदर। लेकिन जो एल है, वो उसकी मेजर यानी प्रेक्षित लंबाई कहलाती थी एस डैश निर्देश तंत्र के अंदर। तो उसको हम इस फॉर्मूले से निकालते थे, एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा। तो अल्फा एक कांस्टेंट निकला था हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो ठीक इसी प्रकार लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बाद में हमने इसका एक और एप्लीकेशन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, टाइम डायलेशन। तो देखिए, ये सब एप्लीकेशन कहाँ से आई? ये सब एप्लीकेशन आए थे STR से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उससे पहले चलती थी न्यूटन्स रिलेटिविटी। तो न्यूटन्स रिलेटिविटी में सिर्फ इतना सा बताया गया था कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सब चीजें, सब पिंड, सारे सिस्टम सापेक्ष गति करते हैं, निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके STR के अंदर क्या आया? STR के अंदर भी यही बताया पहले अभिग्रहित में कि इस संसार में सब कुछ सापेक्ष, निरपेक्ष कुछ नहीं है। लेकिन सेकंड अभिग्रहित में बताया कि समय भी सापेक्ष है। सेकंड अभिग्रहित में बताया कि जो टाइम है वो भी रिलेटिव है, टाइम है वो भी रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो ठीक इसी को आगे हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स वाई जेड को कंसीडर किया, लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में STR को ध्यान में रखते हुए क्या कंसीडर किया? टाइम भी कंसीडर किया, और टाइम की इक्वेशन निकल के आई।
ठीक इसी प्रकार हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए लंबाई में संकुचन को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टाइम डायलेशन। तो देखिए टाइम डायलेशन क्या होता है उसको समझते हैं बड़ी आसानी से। देखिएगा, वही हम निर्देश तंत्रों का यूज करेंगे टाइम डायलेशन को समझने के लिए। एक निर्देश तंत्र S व दूसरा निर्देश तंत्र S डैश। देखिएगा, देखिए आप अगर ये वीडियोस देखते हो तो पूरा देखिए और सीरीज वाइज देखिए। सीरीज वाइज क्या होता है कि अगर आपका कोई टॉपिक छूट रहा है तो वो टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए टाइम डायलेशन, काल वृद्धि। अब देखिए काल वृद्धि क्या होती है। ये जो टाइम डायलेशन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्या है, कंसेप्ट है, एक एप्लीकेशन है। तो टाइम डायलेशन ही काल वृद्धि की अवधारणा को हम कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने माना कि ये एक निर्देश तंत्र है। कौन सा? एस निर्देश तंत्र है। और ये एक अन्य निर्देश तंत्र है एस डैश, जो एस के सापेक्ष v वेग से, ये इसका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और ये x डैश, ये y डैश और ये z डैश, जो x के सापेक्ष v वेग से प्लस x दिशा में, कौन सी में? प्लस x दिशा में गति कर रहा है। माना कि दो निर्देश तंत्र कुछ इस प्रकार है। एक निर्देश तंत्र s डैश S है और दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है। तो ये जो S डैश है वो S के सापेक्ष प्लस x दिशा में v वेग से गति कर रहा है। अब हमने दो घटनाएं मानी, जैसे दो घटनाएं कुछ भी हो सकती है, जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज। घड़ी, जैसे एक घड़ी है यहाँ पर बिंदु P पर, तो घड़ी की टिक टिक की आवाज किसी एक निर्देश तंत्र में एक ही स्थिति पर दो घटनाएं होती है। इसका मतलब क्या है? एक ही स्थिति पर दो घटनाएं होती है। होती तो एक ही स्थिति पर है लेकिन टाइम अलग अलग होता है। मान लीजिए इस निर्देश तंत्र में घड़ी ने टिक टिक की आवाज की, टिक एक बार किया, फिर उसके एक सेकंड बाद दूसरे टिक की आवाज आई, तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो कहलाता है प्रॉपर टाइम इंटरवल। और ये जो निर्देश तंत्र है एस, ये कहलाता है प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी उपयुक्त निर्देश तंत्र। देखिए निर्देश तंत्र एस के अंदर दो घटनाएं कुछ इस प्रकार होती है। तो इस घटना की निर्देश तंत्र एस के अंदर स्थिति क्या होगी? x1, और निर्देश तंत्र इसी घटना की निर्देश तंत्र x डैश के अंदर x1 डैश हमने मानी है। जैसे मान लीजिए कोई दो घटनाएं हैं, एक ही स्थिति पर हैं, तो उनकी स्थिति सदिश एक ही होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए दो घटनाएं किसी निर्देश तंत्र में घटित होती है, एक निर्देश तंत्र में दो घटनाएं अलग अलग समय पर घटित होती है, तो उनका जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या होगा? तो उनका जो टाइम इंटरवल निकल के आएगा, उसके टाइम इंटरवल को टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। टाउ इज इक्वल टू T2 माइनस T1। टाउ इज इक्वल टू T2 माइनस T1 किसके अंदर है? ये टाउ एस निर्देश तंत्र के अंदर, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर टाइम इंटरवल क्या है? ये टाइम इंटरवल, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर टाइम इंटरवल ने इसको टो नोट मान लिया। तो टाउ नोट क्या है? प्रॉपर टाइम इंटरवल। अब इसको प्रॉपर टाइम इंटरवल क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जिस निर्देश तंत्र के सापेक्ष मेजर कर रहे हैं, यानी निर्देश तंत्र एस के अंदर घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन दूसरे निर्देश तंत्र में भी पता करना है, तो जिस निर्देश तंत्र में घटना घटित होती है वो उपयुक्त निर्देश तंत्र कहलाता है। वो कहलाता है प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो टाइम इंटरवल होगा वो भी प्रॉपर टाइम इंटरवल कहलाएगा। तो इसलिए इसको टो नोट से रिप्रेजेंट किया। टो नोट क्या है? प्रॉपर टाइम इंटरवल। ठीक इसी प्रकार इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ठीक इसी प्रकार इसी घटना को एस डैश निर्देश तंत्र के अंदर देखते हैं। जैसे मान ली घड़ी ने दो बार टिक टिक किया अलग अलग टाइम पर,
तो एस डैश निर्देश तंत्र के हमने स्थिति सदिश क्या माना? तो एस डैश निर्देश तंत्र में टाइम इंटरवल यानी समय अंतराल तो एस डैश निर्देश तंत्र में टाइम इंटरवल को हमने टो से रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये t2 डैश माइनस t1 डैश इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए t1 डैश और t2 डैश कहां से आए? जैसे मान लिए एस निर्देश तंत्र के अंदर कोई घटना हुई, पहली घटना हुई t1 समय पर, ठीक उसी स्थिति पर दूसरी घटना हुई t2 समय पर, ठीक है। तो ये जो स्थिति है ये x1 है, क्या है? x1 पोजीशन है। इस x1 पर पहली घटना हुई t1 समय पर और जस्ट दूसरी घटना हुई t2 समय पर, तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है? टाउ नॉट। ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है क्योंकि घटना एस निर्देश तंत्र के अंदर ही हो रही है। तो ठीक इसी प्रकार एस डैश निर्देश तंत्र के अंदर इस घटना को मेजर करेंगे, इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो एस डैश निर्देश तंत्र के अंदर इस घटना को मेजर किया, तो मान लीजिए पहली घटना हुई t1 डैश टाइम पर और दूसरी घटना हुई t2 डैश टाइम पर, तो इनके अंदर जो टाइम इंटरवल होगा दो घटनाओं के बीच होने में, बीच में जो समय गैप है, टाइम गैप है, वो टाइम इंटरवल होगा t2 डैश माइनस t1 डैश। तो t2 डैश माइनस t1 डैश। तो ठीक इसी प्रकार अब यहां पर, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या यूज है, यहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की चौथी इक्वेशन का यूज है। चौथी इक्वेशन क्या थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की? तो देखिएगा, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने पर ही है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने पर, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी टी डैश इज इक्वल टू एल्फा टी, टी डैश इसके अंदर इज इक्वल टू एल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो देखिए, तो इसका यूज करके हम निकालेंगे, तो हम देखिए क्या करेंगे, टी डैश, हमें इक्वेशन किसके मान चाहिए? हमने t2 डैश और t1 डैश का, तो t2 डैश निकालेंगे। t2 डैश इज इक्वल टू एल्फा t माइनस v, तो यहाँ पे t2 आएगा t की जगह, x1 डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार t1 डैश इज इक्वल टू एल्फा t1 माइनस v x1 डैश अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से मान t2 डैश और t1 डैश की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, तो हमारे पास टो इज इक्वल टू आएगा अल्फा, अल्फा कॉमन ले लेते हैं हम, अल्फा t2 माइनस वी x1 डैश सी स्क्वायर माइनस t1 प्लस वी x1 डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो टो इज इक्वल टू अल्फा t2 माइनस t1। तो देखिए समीकरण 1 से हम जानते हैं t2 माइनस t1 क्या हुआ? टो नोट। तो अल्फा टो नोट, अल्फा टो नोट हो गया। t2 माइनस t1 इज इक्वल टू अल्फा टो नोट। तो टो इज इक्वल टू टो नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, चूंकि हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हो गया टो की वैल्यू। तो टो की वैल्यू निकल के आई है t इज इक्वल टू टो नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये निकल के आई है हमारे पास काल वृद्धि फॉर्मूला, टाइम डायलेशन फॉर्मूला। अब देखिए इसको समझिएगा, एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास दो घटनाएं हैं, जैसे मान लीजिए घड़ी की सेकंड की सुई 2 बार टिक टिक करती है, तो पहली बार टिक किया और दूसरी बार टिक करने के बीच 1 सेकंड का समय लगता है, तो उस 1 सेकंड को एक निर्देश तंत्र में मेजर करते हैं। तो ठीक यही देखना है हमें
कि उस 1 सेकंड को दूसरे निर्देश तंत्र में मेजर करने पर क्या वो 1 सेकंड के अंदर वृद्धि होती है या कमी होती है, उसके टाइम इंटरवल सेम रहता है दूसरे निर्देश तंत्र में या वही रहता है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने माना कि एक निर्देश फ्रेम कौन सा है, एस। जैसे एक निर्देश तंत्र माना, आप अपने निर्देश तंत्र जहां पर खड़े हो वहां मान सकते हो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों को मान लो। जैसे आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, प्लेटफॉर्म पर आप अपने कोऑर्डिनेट फिक्स कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार एक घटना है, एक निर्देश तंत्र एस के अंदर प्लेटफॉर्म पर घड़ी भी लगी रहती है, बेनिफिट है। देखिए, फिजिक्स क्या है, डेली लाइफ से रिलेटेड है। फिजिक्स को आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है इन माय व्यू। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, इस कंसेप्ट को समझते हैं हम। हमने माना कि दो निर्देश तंत्र है, एक निर्देश तंत्र एस, एक निर्देश तंत्र एस डैश, एस निर्देश तंत्र और एस डैश निर्देश तंत्र। तो एस निर्देश तंत्र के अंदर दो घटनाएं हैं, कौन सी? एस निर्देश तंत्र के अंदर दो घटनाएं हैं। एक घटना होती है t1 समय पर और दूसरी घटना होती है t2 समय पर, लेकिन दोनों घटनाओं की स्थिति सेम है, मतलब दोनों घटनाओं का पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम है, यानी स्थिति सदिश एक ही है, दोनों घटनाएं एक ही जगह पर होती है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों घटनाओं के बीच, यानी एक घटना t1 समय पर हुई, एक घटना t2 समय पर हुई, तो दोनों घटनाओं के बीच जो टाइम इंटरवल होगा वो कहलाता है प्रॉपर टाइम इंटरवल, यानी उपयुक्त समय अंतराल। और वो जो निर्देश तंत्र है जिसके अंदर वो घटनाएं हो रही है, तो वो कहलाता है उपयुक्त निर्देश तंत्र। तो वो निर्देश फ्रेम है एस। वो तो हमें पता है, एक 10 बजे हुई, दूसरी 11 बजे हुई, तो उनके बीच का टाइम इंटरवल हम एग्जाम्पल के तौर पर निकाल सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार उन्हीं घटनाओं के लिए दूसरे निर्देश तंत्र के अंदर टाइम इंटरवल निकालेंगे सेम। उन्हीं घटनाओं के लिए, यानी उसी घटना फर्स्ट के लिए और उसी घटना सेकंड के लिए दूसरे निर्देश तंत्र एस डैश के अंदर टाइम इंटरवल निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। दूसरे निर्देश तंत्र के अंदर मान लीजिए वो t1 डैश समय पर होती है पहली घटना, और दूसरी घटना होती है t2 डैश समय पर। तो उनका टाइम इंटरवल होगा t2 डैश माइनस t1 डैश। अब t2 डैश की वैल्यू हम निकालेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 4, t डैश इज इक्वल टू अल्फा t माइनस vx अपॉन c स्क्वायर। इससे हम निकाल सकते हैं t2 डैश और t1 डैश की वैल्यू। तो t2 डैश और t1 डैश की वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी। t2 डैश और t1 डैश की वैल्यू हम, ये क्या है, x1 डैश x1 डैश, ये s डैश निर्देश तंत्र के अंदर पोजीशन है, किसकी, स्थितियों की पोजीशन है। ठीक इसी प्रकार इनकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 के अंदर रखेंगे। तो इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू रखने पर हमें रिजल्ट निकल के आता है टो इज इक्वल टू अल्फा टो नोट, टो इज इक्वल टू अल्फा टो नोट। तो हम जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू टाउ अपॉन अल्फा की वैल्यू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस कंसेप्ट का यूज करके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से काल वृद्धि का फॉर्मूला निकल के आता है। अब काल वृद्धि का फॉर्मूला देखिए, इसके कुछ केसेस भी है, जो एक जनरल केस है, आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। इसके देखिए क्या केसेस हम पढ़ेंगे। देखिएगा, हमारे पास काल वृद्धि का फॉर्मूला निकल के आया है, टो इज इक्वल टू टो नोट अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आया है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसके अंदर ये जो v है, v क्या है, एस डैश निर्देश तंत्र का क्या है, वेग। एस डैश निर्देश तंत्र का क्या है, वेग। यदि v इज इक्वल टू सी हो जाए, अब समझिएगा, यदि एस डैश निर्देश तंत्र प्रकाश के वेग से गति करे, इस स्थिति में क्या होगा, एस डैश निर्देश तंत्र प्रकाश के वेग से गति करेगा तो सी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, अंडर रूट जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ पे निकल के आएगा टो इज इक्वल टू टो नोट 0। तो यहाँ से टो नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर किसके अंदर, प्रॉपर यानी उपयुक्त फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उपयुक्त निर्देश तंत्र के अंदर जो समय अंतराल प्रेक्षित होगा वो 0 होगा। कब? जब कोई निर्देश तंत्र लाइट की स्पीड से, वेलोसिटी से, लाइट की स्पीड से मूव करेगा, तब ये कंडीशन क्या होगी 0 होगी। तो एक और सिचुएशन निकल के आती है यहां से, देखिएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखिए, तो टॉ इज इक्वल टू टो नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर हम इसको यह कह सकते हैं इट्स इक्वल टू 1। टो इज इक्वल टू टो नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से कंसेप्ट निकल के आता है टो इज ग्रेटर देन टो नॉट। ये कुछ ऐसा है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट इज लेस देन 1। सॉरी, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये लेस देन 1 होगी। क्या होगी? 1 से छोटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि 1 में से हम कुछ चीज घटा रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब वो वैल्यू है वो 1 से क्या है, छोटी। ये हमें ऐसे भी दिखाई देता है, जो सी स्क्वायर है, सी की वैल्यू एक नॉर्मल वेलोसिटी से बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है 1 से छोटा आएगा, और ये जो संपूर्ण, ये जो पूरी वैल्यू है ये 1 से छोटी आएगी। इस स्थिति में 1 से छोटी वैल्यू आएगी, तो स्थिति में जब उसका टो नोट के अंदर डिवाइड करेंगे तो टो नोट है वो टाउ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं, इस स्थिति में यदि टो इज इक्वल टू टो ग्रेटर देन टाउ नॉट, यानी कि जो प्रेक्षित लंबाई होती है किसके अंदर, एस डैश निर्देश तंत्र के अंदर, वो लंबाई नहीं, सॉरी, प्रेक्षित समय अंतराल, प्रेक्षित समय अंतराल होता है एस डैश निर्देश तंत्र के अंदर, वो प्रॉपर टाइम इंटरवल से हमेशा ज्यादा होता है। यानी कि किसी एक निर्देश तंत्र के अंदर 2 घटनाएं 10 सेकंड के अंदर हो रही है, तो जो वो प्रॉपर निर्देश तंत्र है, यदि दूसरा निर्देश तंत्र है उसके अंदर वह घटनाएं 10 सेकंड पर नहीं होंगी, वो घटनाएं 10 सेकंड से कुछ टाइम ज्यादा लेंगी। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला है कि समय निरपेक्ष नहीं होता। समय से पता चला है कि समय निरपेक्ष ना होकर समय क्या होता है, सापेक्ष होता है। तो इस प्रकार क्या है कि कई एक्सपेरिमेंट्स होते गए और पता लगता गया कि समय निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष होता है। इस यूनिवर्स में सब चीजें निरपेक्ष नहीं होती, सब सापेक्ष होती है। तो एक्चुअल में अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन यानी टाइम डायलेशन, यानी काल वृद्धि का प्रायोगिक सत्यापन। तो काल वृद्धि का प्रायोगिक सत्यापन कैसे करते हैं उसको समझिएगा ध्यान से। हालांकि मैं ये समझा चुका, लेकिन मुझे पता नहीं रहा, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो इसको अब दोबारा करना पड़ेगा। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए काल वृद्धि का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हमने मेजर किया, हमने क्या माना, पाई प्लस मेसोन पार्टिकल्स का यूज किया। तो पाई प्लस मेसोन पार्टिकल्स का यूज करके हमने काल वृद्धि का प्रायोगिक सत्यापन किया। काल वृद्धि का प्रायोगिक सत्यापन पाई प्लस मेसोन पार्टिकल्स का यूज करके किया। तो देखिए काल वृद्धि क्या होती है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पाई प्लस मेसोन पार्टिकल्स का डीके हुआ म्यू प्लस और न्यूट्रिनो के अंदर, म्यू प्लस और न्यूट्रिनो के अंदर। इसकी मीन लाइफ का यूज करके सबसे पहले इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट की। वैसे इसकी हाफ लाइफ होती है यानी कि अर्धायु होती है 1.8 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड। लेकिन जब
मेसन का डीके होता है तो इस पोजीशन में इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी जा सकती है वो होती है 0.99 c, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर सकता है 0.99 c। इसका मतलब यह है कि पाई मेसन प्रकाश के वेग का 90% वेग अचीव कर सकता है। प्रकाश के वेग का 90% वेग या 90% वेलोसिटी अचीव कर सकता है। और हमें 273 इंटू इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इसका क्या होता है, द्रव्यमान। यदि हम ये बोलें कि जो मेसन पार्टिकल है वो लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कौन से, प्रकाश के वेग से मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश के वेग से मूव करने पर 1.8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 3 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू 5.4 मीटर। तो 5.4 मीटर की दूरी पर जाने पर 5.4 मीटर की दूरी पर जाने पर जो मेसन बीम होती है उसका जो फ्लक्स होता है वो हाफ हो जाना चाहिए। 5.4 मीटर की दूरी पर जाकर उसका जो फ्लक्स होता है वो आधा हो जाना चाहिए, लेकिन फ्लक्स का आधा नहीं होता है तो 30 मीटर की दूरी पर इसको मेजर करते हैं। तो तब पश्चात 30 मीटर की दूरी पर उसके फ्लक्स को मेजर करते हैं तो 30 मीटर की दूरी पर उसका फ्लक्स ओनली 60% ही पाया जाता है, 40% डीके हो जाता है। तो लेकिन इसके अनुसार तो 5.4 मीटर पे उसे आधा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो करीब 30 मीटर पे जाके ही 60% बचता है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, मेसन की जो वेग है वो लाइट वेलोसिटी ना मानकर उसको उसका 0.99 c ही रहने दिया। किसके अंदर, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के अंदर भी तो 0.99 c ही रहने दिया। तो इस कंडीशन में हमें पता लगा कि जो मेसन बीम है उसका जो फ्लक्स है वो 30 मीटर की दूरी तय करने पर लगभग 60% ही पाया जाता है और 37 मीटर की दूरी पर जाकर लगभग 37 मीटर की दूरी पर जाकर लगभग आधा होता है। तो ये कब होता है, जब उसको लाइट वेलोसिटी से हम नहीं मानते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 2 मिनट मार्कर को रखते हैं और समझते हैं ध्यान से। एक मेसन पार्टिकल लिया, मेसन पार्टिकल की हाफ लाइफ होती है, उसकी अर्धायु होती है 1.8 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, और उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो अचीव कर सकता है वो होती है 0.99 c। तो तब इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ये हुआ, हमने उसका क्या फ्लक्स निकाला, तो उसका फ्लक्स निकालने पर हमें पता लगा कि 5.4 मीटर की दूरी तय करने पर इस कंडीशन में उसका फ्लक्स आधा हो जाएगा, फ्लक्स आधा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो 30 मीटर की दूरी पर भी हमें 60% मिलता है, मतलब 40% ही तो कम हुआ, आधा कहाँ हुआ। और 37 मीटर की दूरी पर जाकर लगभग कम होता है आधा। वो होता है जब लाइट वेलोसिटी मानते हैं। लेकिन अगर हम 0.99 c वेलोसिटी ही माने तो इस कंडीशन में वो हमें 30 मीटर की दूरी पर जाकर आधा मिलता है, 60% मिलता है, और 37 मीटर की दूरी पर जाकर हमें आधा ही मिलता है। तो इस जो टाइम का डायलेशन हुआ है, ये टाइम का डायलेशन हुआ है, ये काल वृद्धि हुई है, ये काल वृद्धि हुई है असंगति विसंगति के कारण। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, इसको आप ढंग से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो देखने के बाद नोट्स को पढ़ना, और नोट्स को पढ़ने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कंसेप्ट हो, कुछ भी हो तो उसको मुझसे पूछना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को बताइए चैनल के बारे में। जो लेक्चर सीरीज चलती आ रही है इसका यूज सब कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।